नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी श्रृंखला आपके लिए लाए हैं जिसमें हम सामान्य विज्ञान से संबंधित वे सभी प्रश्न पढ़ेंगे जो आरएस प्री के पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं आपके लिए 1991 के प्रश्न पत्र से सामान्य विज्ञान के वे सभी प्रश्न जो उस समय पूछे गए थे। तो देखो, उस श्रृंखला में अपना आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है। क्या प्रश्न है? हीमोग्लोबिन क्या है। आप भी मेरे साथ साथ इनको पढ़ते रहिए और अपने ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करिए। देखिए, पहला ऑप्शन, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ। क्या हीमोग्लोबिन पौधों की पत्तियों में पाया जाता है? नहीं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ। नहीं, ये भी नहीं होता। हीमोग्लोबिन बोन मैरो में भी नहीं पाया जाता है। मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और ऑप्शन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। क्या हीमोग्लोबिन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है? नहीं, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? जो हीमोग्लोबिन होता है ये किस में पाया जाता है? मानव रक्त के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या हो जाए? किस में खराबी हो रही है? अग्नाशय में। ऑप्शन देखो, पाचन क्रिया ठीक तरह से नहीं होगी। अगर अग्नाशय में खराबी होती है तो क्या पाचन क्रिया ठीक तरह से नहीं होगी? दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे अगर अग्नाशय में खराबी हो। ऐसा हो सकता है क्या? आगे और पढ़ते हैं अपने ऑप्शनों को। रक्त निर्माण बंद हो जाएगा। क्या इससे रक्त निर्माण का कुछ लेना देना है अग्नाशय का? और या फिर रक्तचाप बढ़ जाएगा। रक्तचाप मतलब बीपी बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। अपना ऑप्शन हो गया, अग्नाशय में अगर खराबी होगी तो पाचन क्रिया ठीक तरह से नहीं होगी। क्या काम नहीं होगा? पाचन क्रिया ठीक तरह से नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं। क्या प्रश्न है? दोबारा से देखिए, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। 3 आधारभूत रंगों से रंग बनते हैं टेलीविजन के अंदर। वो हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। देखिए, अपना ऑप्शन, पहला ऑप्शन है लाल, नीला और नारंगी। क्या ये है? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन लाल, पीला तथा नीला। क्या ये हैं? और आगे देखो, लाल, पीला और हरा। क्या ये है? और आगे देखिए, लाल, हरा तथा भूरा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपने पास ऑप्शन आएगा, देखो, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला व नीला। ये सभी कैसे रंग होते हैं? आधारभूत रंग। दोबारा से सुनिए, 3 आधारभूत रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला तथा नीला। याद रखेंगे आप सभी। देखो, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों के विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। दोबारा से देखो प्रश्न, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध पूछा गया है कि किस प्रकार का हो जाता है। अब देखो, इसके ऑप्शन है अल्प, दूसरा है उच्च, तीसरा है शून्य और नंबर 4 पर है संपूर्ण अनंत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो परम शून्य तापमान है उस पर अर्धचालकों में जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है? संपूर्ण अनंत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्न में से किस ताप पर होता है? क्या पूछा है? पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक कब होता है? कौन से तापमान पर होता है? ये देखिए, अपने ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा अपना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाता है? सर्वाधिक हो जाता है। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, वो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में भारत में इनमें से कौन सी धातु है जो पाई जाती है? किसकी दृष्टि से? नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से, मतलब नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाली दृष्टि से। देखिए, यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन थोरियम, तीसरा कैडमियम, चौथा बेरिलियम। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है
जो नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से भारत में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थोरियम धातु ऐसी है जो भारत में क्या पाई जाती है, बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। देखो, अगर ये 11 किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा होता तो वो हो जाता पलायन वेग, यानी कि वो वस्तु पृथ्वी क्या हो जाती, वायुमंडल से बाहर ही चली जाती। अब देखिए क्या कहेगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं जा सकती, मैंने अभी बताया था, उसका पलायन वेग कहेंगे। वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, ये काम भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या वह फट जाएगी। फटने से तो उसका कोई लेने देना ही नहीं है। तो देखो, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में क्या करने लगेगी, परिक्रमा करने लगती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया जा रहा है, अंतरिक्ष में फेंका जा रहा है, तो वो क्या काम करेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में क्या करने लगती है, गोल गोल घूमने लगेगी, परिक्रमा करने लगेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का या खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी विटामिन ऐसी है जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का जो वो बनता है वो बहुत धीरे धीरे बनता है। तो देखो, इसमें अपने पास ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बारे में हमें देखो, अब हमें ये बताना है कि कौन सी विटामिन ऐसी है जिससे खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। वो होती है के। के से क्या होता है, रक्त का थक्का धीरे बनता है या बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो सी विटामिन है, डी विटामिन है, ई विटामिन है, इनसे कौन सी कमी होती है। तो इनसे होती है, देखो, सी से हो गई स्कर्वी, और डी से हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया रोग, और ई से हो जाएगी जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये हो जाएंगे अपने पास विटामिन के जो रोग होते हैं उनके बारे में डिटेल के। देखो, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी से ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी, विटामिन के में रक्त का थक्का कैसे बनता है, धीरे धीरे बनता है। ये एक प्रश्न से हमने 4 चीज़ें सीख ली हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। द्रवीकृत पेट्रोलियम एलपीजी निम्नलिखित का मिश्रण है, ये हमें बताना है। इनमें से कौन सी चीज़ों का ये मिश्रण है, क्या हो, एलपीजी, जो हमारे घरों में गैस आती है उसमें भरी हुई होती है एलपीजी। तो देखो, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, मीथेन का मिश्रण होती है एलपीजी, या फिर ब्यूटेन, प्रोपेन व ईथेन का होती है, या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन का होती है, या लास्ट में ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन व ऑक्सीजन का होती है। तो इनमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखो, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम होती है जो घरों में एलपीजी काम में आती है, उसमें हमारे पास जो मिश्रण भरा हुआ होता है वो होता है ब्यूटेन, हाइड्रोजन और मीथेन का। इसमें जो ब्यूटेन, हाइड्रोजन व मीथेन ये तीनों क्या हैं, गैसों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है, जिसमें जो क्या बनाती है एलपीजी, और जो किस काम आती है, ये हमारे पास भोजन बनाने के काम में आती है, घरेलू गैस सिलेंडर में भरी हुई होती है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से में ऑक्सीजन नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से में ऑक्सीजन नहीं है। तो देखो, हम अपने पास जो नाइट्रिक एसिड है इसको सोरिक अम्ल भी बोला जाता है, और इसको मैं लिख देता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है, ये चल नहीं रहा है, दूसरा लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास HNO3 + 3HCl, ये होता है नाइट्रिक एसिड का, सोरिक अम्ल का। और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है SO2, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखते हैं HCl, और उपयुक्त सभी, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं।
तो देखो कौन से निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, आपको दिख रही होगी कौन से में नहीं है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखिए क्या प्रश्न था, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उसके देखिए नाइट्रिक एसिड सोरिक अम्ल में नहीं है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में नहीं है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं है। तो इसमें हमने इनके अणुसूत्र निकाल लिए हैं, ये रहे अणुसूत्र, और आप देख रहे होंगे कि HCl में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपने अगले प्रश्न की तरफ देखिए, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। मतलब रमन प्रभाव है जो प्रकाश का इफेक्ट है, रमन प्रभाव उन किरणों से संबंध है, प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। इनमें से किसके आर पार जाती हैं, देखो केवल द्रवों के आर पार, प्रिज्मों के आर पार, हीरों के आर पार, या सभी पारदर्शी वस्तुओं के आर पार। जो रमन प्रभाव है वो क्या कहता है कि केवल किसके लिए, प्रिज्मों के लिए। किसके लिए है, प्रिज्मों के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसमें, केवल प्रिज्मों के लिए। तो रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो किसके आर पार जाती हैं, प्रिज्मों के आर पार जाती हैं। अगले प्रश्न देखो, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये अब हमें बताना है। जो आणविक संरचना होती है देखो इस प्रकार से, ये एक अपने पास परमाणु का चित्र है, इस परमाणु में इसके अंदर क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा प्रोटॉन नाभिक का चक्कर लगाते हैं। अब देखो क्या बात है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को N से लिख दिया, प्रोटॉन को P से लिख दिया, इसके अंदर तो होते हैं ये। और जो नाभिक के चारों ओर भाग लगाता है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता रहता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही भी हो जाएगा इससे, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं, ये बात तो क्या हो गई, गलत हो गई ना। प्रोटॉन नाभिक का चक्कर लगाता है, ये बात भी गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर A गलत हो गया अपने पास। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, नाभिक में थोड़ी होता है, तो ये बात भी गलत है। इसकी अगली लाइन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन थोड़ी लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी यहाँ पर गलत। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। देखो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, मैंने बताया था प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में। ठीक है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाता है, ये बात भी सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और अब देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक में होते हैं, नाभिक में नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर C क्या है, सही है। अब वो क्या कहता है ऑप्शन C, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीवों में आनुवांशिक लक्षण ले जाए जाते हैं, मतलब किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, तो ऑप्शन में है राइबोसोम, नंबर 2 पे है क्रोमोसोम, नंबर 3 पे है प्लाज्मा, और नंबर D पे है यहाँ पर लाइसोसोम। तो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, वो होता है गुणसूत्रों के द्वारा, यानी कि क्रोमोसोम्स के द्वारा। अगला ऑप्शन देखिए, हरे पौधों में अगला प्रश्न देखो, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, जो हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, तो देखो नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। क्या पौधे उस समय नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और आगे ऑप्शन में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। कौन सी क्रिया हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, तो कौन सी होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो कौन सी हो जाएगी, B ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है, किससे, जीवाणुओं के द्वारा। तो देखो, गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पत्तियां और प्लास्टिक। अब हम सभी को पता है कि प्लास्टिक ही ऐसी चीज़ है जो जीवाणुओं से क्या नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है। वरना गोबर भी
खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पौधों की पत्तियाँ भी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और खाद्य पत्तियाँ तो सीधी सी बात है, जब पत्तियाँ ही खाद के रूप में परिवर्तित हो रही है तो ये भी पत्तियाँ किस रूप में हो जाएंगी, खाद के रूप में। लेकिन प्लास्टिक है जो क्या करता है, भूमि को बंजर बनाने में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब चलते अपने अगले सवालों की तरफ। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। पित्त का संचय पूछा है कि उनमें निम्न कौन से अंगों में होता है। देखो कौन कौन से अंग दिए गए हैं, प्लीहा द्वारा, अग्नाशय द्वारा, अपेंडिक्स द्वारा या पित्ताशय द्वारा। तो जो पित्त का, देखो यहाँ पर पित्त लिखा हुआ है तो ऑप्शन में क्या आ जाना चाहिए, पित्ताशय, क्योंकि पित्त का संचय कहाँ होगा, पित्ताशय में ही होता है। ठीक है। अब देखो चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि, अब चंद्र ग्रहण के बारे में पूछा है, चंद्र ग्रहण कब होगा, जब देखो अगर मान लो ये सूर्य है इस प्रकार से, और ये क्या है, चंद्रमा है, और इधर बीच में क्या है, अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये हो जाएगा चंद्रमा, और ये क्या है, सूर्य। तो हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखो पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य हो, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में कहीं सूर्य है, ये गलत है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, सूर्य व पृथ्वी के बीच में, सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखो सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो, सूर्य व चंद्रमा के बीच में कौन हो, पृथ्वी, सूर्य ये रहा, चंद्रमा ये रहा, बीच में कौन है, पृथ्वी, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा इस प्रकार से। और उक्त में से कोई अवस्था हो, इनमें से कोई अवस्था ऐसी है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, सूर्य व चंद्रमा के बीच में कौन होनी चाहिए, पृथ्वी। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। एंटीजेंस की क्या पूछ रहा है, ये मूल विशेषता पूछ रहा है। वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखो, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, और या फिर ऑप्शन नंबर 4, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध रक्षा करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कौन, एंटीजेंस। एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें पौधे उगाने के लिए एक समान तापमान प्राप्त किया जाता है। पौधे उगाने के लिए क्या किया जाता है, एक समान ताप। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का क्या बढ़ जाए, तापमान। नंबर 3 ऑप्शन है अपने पास, जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और नंबर 4, जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नज़र आता है। तो ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है कि जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये इसका मतलब क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वापस नहीं जा पाता, और जिससे क्या हो जाता है, तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। और आज ये हमारा पहला प्रयास था सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लेकर, जो आरएस की परीक्षा में पूछे गए हैं 1991 के प्रश्न पत्र से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।